उस पर्टिकुलर भाव में जाकर, हर ग्रह उस पर्टिकुलर भाव में जाकर तदनुसार यानी अपने कारकत्वों के अनुसार फल को उत्पन्न करता है। यह नियम है। नियम क्या है? हर ग्रह अपने सिग्निफिकेंस, जो उसके स्थायी, जो उसके सिग्निफिकेंस है, जो उसके स्थायी कारकत्व हैं, उनके अनुसार जो भाव के स्थिर जो उसके कारकत्व हैं, उनमें उनको उत्पन्न करता है या उनमें उनके साथ अपना सिंक्रोनाइजेशन करता है। उसमें से किसको बढ़ाएगा, किसको घटाएगा, ये उसकी स्वयं की मूल प्रकृति के अनुसार होगा। मूल में ये है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, मैं थोड़ा फास्ट एक बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि गई क्लास जो है ना वो काफी डिस्टर्बेंस हो गए थे, इसलिए मैं इसको वापस रिपीट कर रहा हूं कि मैंने आपको बताया कि पहले भाव में जो सूर्य है, अब सूर्य के जो स्थिर कारक है वो आपको पता होने चाहिए और भाव के कारकत्व भी आपको पता होने चाहिए, है ना। तो सूर्य पहले भाव में वो कारकत्व उत्पन्न करेगा जो उसके स्वयं के हैं। किसके सिंक्रोनाइजेशन में, किससे संबंध करते हुए? जो प्रथम भाव के कारकत्व हैं। आप समझ रहे हो ना? तो प्रथम भाव के कारकत्व, जैसे सूर्य यहां बैठे, अब सूर्य आत्मा के कारक है। प्रथम भाव हमारा देह है, देह में ही आत्मा है, देह में ही हमारा मन है और देह स्वयं देह है, जो जीव है, जो गुरु है ना। तो सूर्य सबसे पहले किसको प्रभावित करेंगे? हमारी आत्मा को। तो जो कार्य जो मेरी आत्मा को सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे, वो लगन में अगर सूर्य है तो उससे प्रभावित होंगे। तो सबसे ज्यादा किसको प्रभावित करेंगे? अपने स्वयं आत्मा है और आत्मा में ही जा रहे हैं, यानी शरीर में जा रहे हैं, तो सबसे पहले मेरी बॉडी को इफेक्ट करेंगे, मेरे शरीर को, संपूर्ण शरीर को। अब क्या क्या चीजें हैं? तो जो उनका प्रकाश है, जो उनका शक्ति है, सूर्य की जो शक्ति है, जो जीव सूर्य देव को जो है ना जीवनदायिनी शक्ति प्राप्त किया हुआ है, जीवनीय शक्ति उनको प्राप्त है। उन्हीं से ही आदमी को आत्मबल प्राप्त होता है, उन्हीं से ही व्यक्तित्व प्राप्त होता है, उन्हीं से ही शरीर के अंदर जो अंदर का स्ट्रक्चर है हड्डियों का, वो बलवान होता है। तो सूर्य वहां बैठकर प्रथम भाव के कारकत्वों को बलवान करेंगे, यानी कि उसको मान सम्मान यश प्रतिष्ठा की ओर आकर्षित करेंगे, राजकीय लाभ दिलाने के लिए प्रयास करेंगे, पिता से इंटीमेट कराने के लिए या पिता के लाभ उत्पन्न करेंगे। तो पहले भाव के कारकत्वों का सूर्य से हमको संबंध स्थापित करना है। अब सूर्य के कारकत्व क्या है? सूर्य सतोगुणी है, मैं उदाहरणार्थ लेता हूं, और ये सतोगुणी भाव में चले गए तो और सतोगुण की प्राप्त हो गई। भाई पहला पांचवा नवा सतो मैंने बताया था ना, ये सतोगुणी स्थान है, केंद्र स्थान। तो पहला भाव सतोगुण स्थान है, वहां सूर्य आ गए तो सतोगुण की प्राप्तता हो गई, है ना। फिर ये अग्नि तत्व है, पहला भाव भी अग्नि को बताता है, तो सूर्य लगन में बैठ जाएगा तो आदमी में जोश जुनून उत्साह घमंड गुरूर, थोड़ी सी क्रोध की मात्रा, थोड़ा सा अहंकार अभिमान वो होगा ही होगा, है ना। उसमें राजत्व की मात्रा आ जाएगी, सात्विकता की ओर जाएगा। तो ये चीजें उसके अंदर ऑटोमेटिकली आएगी, क्योंकि ये सूर्य के कारकत्व जो इंसर्ट होंगे ही होंगे, किसमें? पर्सनैलिटी में। द कंप्लीट पर्सनैलिटी इज फर्स्ट हाउस। तो सूर्य यहाँ पे उसकी पूरी पर्सनैलिटी को प्रभावित करेंगे अपने कारकत्व अनुसार। तो उसका रंग भी होगा जो सूर्य के समान होगा, यानी कि वो तांबे के वर्ण का होगा, है ना। उसका व्यक्ति, उसकी पर्सनैलिटी चमकेगी हमेशा। वो व्यक्ति जिसका सूर्य लगन में होगा उसकी पर्सनैलिटी अलग ही, आपको अगर 100 लोग बैठे हैं तो लगन में जिन जिन के सूर्य होगा वो अलग ही प्रभावित करेंगे, क्योंकि सूर्य अपना उसके अंदर आत्मबल बढ़ा देंगे, उसकी पर्सनैलिटी को बलवान कर देंगे। तो वो व्यक्ति तदनुसार सबको दिखेगा, अलाइनमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन उसको कर देंगे, उसका बॉडी स्ट्रक्चर बलवान होगा। तो कहने का आशय ये नहीं है कि आप एक एक चीज को रटो। अभी मैंने राशियां नहीं ली, इससे थोड़ा सा मैं कम बता रहा हूं। मैं अब जैसे पहला भाव है, हम 1 5 9 हमारा जो है धर्म भाव है। अब सूर्य सतोगुणी है, तो पहले भाव में 100% अगर सूर्य है तो ये धर्म स्थान है। राशियों का भी मैं नहीं ले रहा हूं, राशियों का संबंध करके और नक्षत्रों का तो आगे बताऊंगा। तो व्यक्ति जो है ना धर्म मार्ग पे आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, गुरुओं का सम्मान करेगा, ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करेगा और आत्मबल को बढ़ाने का प्रयास करेगा। यानी सतोगुण मार्ग से ज्ञान अर्जन करेगा, धर्म का मार्ग अपनाएगा,
ऊर्जावान ऊर्जावान होगा, क्योंकि ये जो है ये स्थान अग्नि प्रधान स्थान है। इस प्रकार से एक एक चीज जो हमने पहले वर्णित पढ़ी है उसको हम स्थापित करेंगे। अब सूर्य पिता का कारक है, लगन में बैठा हुआ है, तो निश्चित मानिए कि ऐसे व्यक्ति को पिता से लगाव होगा, पिता से प्यार भी मिलेगा और पिता से धन भी प्राप्त होगा, क्योंकि पिता उसके लगन में ही बैठा है। और मैंने आपको बताया कि लगन सर्वोत्तम स्थान है। वो सब चीजें मैंने पहले क्यों बताई, वो सब चीजें ताकि आपको पता चले कि लगन कितना महत्वपूर्ण है, या फलाना भाव किस चीज को डिनोमिनेट करता है, वो किसको प्रभावित करता है, उसकी स्वयं की क्या स्थिति है। तो सूर्य जो कि एक हाईएस्ट पावर लिया हुआ है, जिससे सभी ग्रह चलते हैं, वो अगर लगन में है तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी कितनी जबरदस्त होगी। वो राजतंत्र में भी लाभ प्राप्त करेगा, वो व्यक्ति सामाजिक जीवन में भी वो सम्मान प्राप्त करेगा। तो कहने का आशय ये है मेरा। अब मैं राशि से भी जोड़ दूं, मैं आपको भी, चूंकि राशियां भी मैं बता चुका, राशि ये कारकत्व भी बता चुका। मान लीजिए मेष का सूर्य यहाँ बैठा हुआ है। अब अग्नि तत्व भाव में, अग्नि तत्व राशि में अग्नि तत्व ग्रह सूर्य बैठे हुए हैं, जहां वो उच्चता को और प्राप्त करते हैं। ऐसा व्यक्ति 24 घंटे क्रियाशील रहता है, परम पराक्रमी होता है, हमेशा वो अपने जीवन को ऊंचा 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 ले जाने की प्रयास में रहता है, अच्छी से अच्छी चीजों को गैदर करेगा, स्वयं का शरीर को बढ़ाएगा, अपने आत्मबल को बढ़ाएगा, अपने मन को स्ट्रॉन्ग करेगा। और थोड़ा सा, क्योंकि अग्नि तो गुस्से की मात्रा होती है, अहंकार क्रोध होता है, बहुत जल्दी उसको चीजें जो उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है तो बहुत जल्दी विरोध भी कर देगा, वो राजतंत्र में बहुत आगे जाने की कोशिश करेगा। तो अब पहली राशि क्या है, अग्नि तत्व भी है। पहली राशि को अगर मैं देखूं तो वो पित्त है, तो ऐसे व्यक्ति के जो है ना पित्त प्रवृत्ति होगी, शरीर गर्म रहेगा। जब भी हाथ सूर्य जिसका लगन में, उसके हाथ लगाओगे तो उसका शरीर हमेशा गर्म मिलेगा, आप समझ रहे हो ना। तो वो उसके अंदर पित्त की प्रवृत्ति रहेगी। अब कौन सी दिशा उसको सबसे ज्यादा फायदा करेगी, तो पूर्व दिशा। 1-5-9 जो पूर्व दिशा को बताता है, तो पूर्व दिशा उसको सबसे ज्यादा प्रभाव करेगी। 1-4-7-10 जो चर राशियां हैं, तो चूंकि ये चर राशि है और चर राशि में सूर्य बैठे हुए, जो मध्यम गुणी है, मतलब बहुत ज्यादा चर भी नहीं है तो स्थिर भी नहीं है ना। एक महीने में एक राशि परिवर्तित करते हैं, तो इनकी जो गति है वो भी एक स्टेडी गति है। सूर्य की गति स्टेडी है ना, तो ये स्टेडी ग्रोथ देते हैं। और आदमी चर है तो हमेशा चलता रहेगा एक स्टेडी ग्रोथ के अनुसार, हमेशा बढ़ता रहेगा। अब मेष राशि है, वो मेष राशि का स्वामी मंगल है, और मेष राशि का स्वामी मंगल है तो मेष राशि के भी वो गुण है कि ऐसा व्यक्ति है ना जो बड़ी से बड़ी चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, हाई इन द स्काई जाने की कोशिश करता है, न्यू लैंड पे वेंचर करने की कोशिश करता है। उसमें बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन, यानी चीजों को स्पष्ट करने की, बताने की उसमें ताकत होती है। और मंगल की राशि है, चर राशि है ये भी, है ना, जहां कभी भी वो आइडल बैठना नहीं चाहते, जहां वो हमेशा एक्टिव रहना चाहते हैं। तो लगन का सूर्य में इस तरह से आपको चीज, मतलब वो क्या कार्य करेंगे वो उत्पन्न करना पड़ेगा। अब मैं एक और राशि ले लेता हूं, मैं मान लीजिए यहाँ पे दूसरी राशि ले लेता हूं, वृषभ राशि है। अब वृषभ राशि शुक्र की राशि है, वृषभ स्थिर राशि है, वृषभ स्थिर राशि है, वृषभ भोग की राशि है, वृषभ जो है वो क्रिएशन की राशि है, क्रिएटिविटी, लेस मूवमेंट, बहुत कम मूवमेंट चाहती है, आमोद प्रमोद चाहती है, कुटुंब चाहती है, धन चाहती है ना, आनंद में रहना चाहती है। वृषभ राशि जो है ना कालपुरुष की कुंडली का द्वितीय भाव है, तो आनंद में रहना चाहती है ना, बहुत ज्यादा उसमें जबरदस्त ताकत होती है वृषभ राशि में। हम जानते हैं ना वृषभ के, मैंने अभी आपको कारकत्व बताया था कि बहुत ज्यादा ताकत होती है। अब उसमें सूर्यदेव बैठ गए। अब 2-6-10 कौन सी राशि है, वो अग्नि तत्व है, तो ये पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी और अग्नि, पृथ्वी और अग्नि, क्या अग्नि जो है पृथ्वी अग्नि को एब्जॉर्ब करेगी, खुद गर्म हो जाएगी, खुद गर्म हो जाएगी। तो वो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत अच्छी स्थिति नहीं कहेंगे, ठीक। तो यहाँ पे आकर अब सूर्य देव जो परम प्रतापी है, तो आपका मनोबल, आपका व्यक्तित्व, आपकी सोच, आपका इंक्लाइनेशन, आपका डिस्पोजिशन क्या कर देंगे कि आप भोग की ओर चले जाओगे, यानी आप प्रो क्रिएटिव एक्टिविटीज में लग जाओगे, प्रजनन की आपकी अच्छी क्षमता हो जाएगी, आप अपने शक्ति को स्त्रियों की तरफ जाने की तरफ कोशिश करोगे, क्योंकि है ना आप भोगवादी हो जाओगे, आपको वाहन भी चाहिए, आपको धन भी चाहिए, जमा धन भी चाहिए,
परिवार भी, कुटुंब भी बड़ा चाहिए, है ना। और आप शुक्र से संबंधित आप ज्ञान को लेने की कोशिश करोगे। अब 2, 6, 10 जो दक्षिण दिशा को बताती है, तो दक्षिण दिशा में व्यक्ति का भाग्योदय होता है। अब दक्षिण दिशा तो चलेगी राशि और सूर्य चले गए पूर्व दिशा के, तो दोनों का मध्य पकड़ लो, वो उधर खींचेगा, वो उधर खींचेगा, जो बलवान होगा तदनुसार उसको फल की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। अब ये स्थिर राशि है। ऐसे ऐसे सारे मैं तो एक, अब जैसे ब्राह्मण की बात करें, है ना, तो ये राशि जो वेश्य है ना, 1, 5, 9 जो क्षत्रिय राशि है, तो 1, 5 का सूर्य इसलिए कहा जाता है कि वो क्षत्रिय राशि है, उसमें और पराक्रमी हो जाता है। ये ब्राह्मण राशि है ना। ये 2, 6, 10 सॉरी वैश्य। अब सूर्य जो एक राजा है, जो एक सरकार चला रहा है, अगर सरकार चलाने वाला व्यक्ति में व्यापार की क्वालिटी आ जाए तो वो उत्तम होगी क्या? कभी नहीं हो सकती। एक पिता और एक सरकार अगर व्यापारी हो जाए तो वो कुटुंब खराब हो जाता है, वो कुटुंब खराब हो जाता है, या वो सरकार, वो राज्य खराब हो जाता है। तो सरकार और पिता का काम व्यापार करना नहीं है, अपने परिवार से और अपने राज्य से उसको सिर्फ इतना पाना है कि उसका परिवार खुश रहे। तो यहां अगर उसमें व्यापारिक प्रवृत्ति आ जाती है, भोग की उत्पत्ति आ जाती है, तो पिता ने जो भोग मार्ग पर चला गया, तो ये इसलिए वृषभ का सूर्य बहुत उत्तम नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता वो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे वो पर्सनैलिटी को सूर्य प्रथम भाव में वृषभ राशि में अपने कारकत्व, भाव के कारकत्व और राशि के कारकत्व के अनुसार परिणाम उत्पन्न करेगा। समझ रहे ना? यानी ऐसे व्यक्ति का पिता भी व्यापारी होगा, धन अर्जन की उनकी कामना होगी, और उस व्यक्ति का स्वयं का भी आत्मबल उसी ओर जाएगा। ठीक है ना। अब वृषभ राशि है ना, बहुत सुंदर राशि है, बलिष्ठ होता है व्यक्ति, लेस मूवमेंट पसंद करता है, स्थिर रहना चाहता है ना। उसमें प्रियोक्रेटिव जो मैंने बताया आपको, बहुत ज्यादा प्रजनन की वो होती है, स्त्रियों की तरफ लालसा रहती है। तो सूर्य स्टडी है, तो उस स्टडी ग्रोथ को थोड़ा कम कर देंगे। अब सूर्य जो निरंतर एक स्टडी से चलना चाहते हैं, उनमें स्थिरता वाला गुण आएगा, तो वहां वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी महसूस करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो है ना, भोगवादी हो जाता है। तो आप तुरंत वो देख के कह सकते हो। अब तीसरी राशि है, मैं चौथी ले लेता हूं, चलो, क्योंकि सारियों का वर्णन करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। चलो तीसरी राशि ले लेते हैं। अब तीसरी राशि में चला गया। तीसरी राशि बुध की राशि है, बुध की राशि है। अब बुध एक युवराज की सी प्रवृत्ति रखते हैं, बुध एक बालक है। अब उनकी राशि का अगर सूर्य है, लेकिन वो बुद्धि को भी बहुत ज्यादा काम में लेते हैं। अब मिथुन का सूर्य भी बहुत अच्छा नहीं कहा गया, कारण कि राजा और पिता, यानी आपकी आत्मा, राजा और पिता अगर हर चीज में एनालिसिस करने लग जाए, विश्लेषण करने लग जाए कि इसमें मेरे को क्या लाभ है और इसमें मेरे को क्या हानि है, यानी हर चीज में इतना गहरा उतर जाए कि वो चीज ही खराब हो जाए, तो बहुत ज्यादा एनालिसिस जब करने लग जाता है व्यक्ति, तो वो उत्तम नहीं है। कोई खोज क्षेत्र में चला जाए, कोई इन्वेंशन में चला जाए, तब बात अलग है। तो ये ऐसा व्यक्ति है ना, बहुत ज्यादा एनालिटिकल हो जाता है। अब एनालिसिस किस में करेगा? अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में सारे दिन सोचता रहेगा। और कभी कभी उसमें है ना, अगर बुध बलवान है तो उसमें बचपन भी आ जाएगा। जहां वो सूर्य जो एक गंभीरता देते हैं, एक आदमी में आत्मबल, आत्मविश्वास को स्थिरता देते हैं, वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो उसका प्रभाव 5 आदमियों के बीच में, अरे यार तो बच्चे जैसे हरकत करता है, तो आपका लेवल डाउन हो गया। लेकिन अगर बुध बलवान है तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, और सूर्य बुध की राशि में बैठकर बुद्धि को जरूर प्राप्त करता है। लेकिन बुध के बहुत सारे और है, बुध में ड्यूलिटी है, बुध बहुत जल्दी बातों से पलट जाते हैं, वो सब चीजें उनमें भी आ जाती है। तो सूर्य बुध की राशि का, अब तत्व की बात करूं मैं तो अग्नि, पृथ्वी, वायु, अब 3, 7, 11 जो वायु तत्व राशियां हैं, तो जो सूर्य की गर्मी है, जो उष्मा है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन की बजाय वो फैल जाएगी, वो उसका फैलाव हो जाएगा। तो शक्ति जो है ना सूर्य की, वो फैल जाती है, वायु उसको रोक नहीं पाती। पृथ्वी फिर भी ठीक है, पर वायु बिल्कुल नहीं रोक पाती। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो ये जाति की बात में जाए तो वो शूद्र का को करती है, शूद्र इसमें आते हैं। अब शूद्र को राजकीय स्थिति में जाने में, आज की स्थिति छोड़ दो, जब शास्त्र लिखे गए थे तब क्या स्थिति थी, तो मैं जातिगत कोई बात नहीं करते हुए
वो बहुत उत्तम नहीं कहा जाता। अब जो मिश्रित रोग, मिश्रित 3-7-11 जो ना मिश्रित रोग देती है, कफ वात पित्त तीनों देती है, और बुध है तो इसके तीनों प्रवृत्तियां हैं बुध में, कफ वात पित्त तीनों रोग देता है बुध। तो इसलिए और ज्यादा खराब कि ये सूर्य जो निरोगता के कारक हैं, जब ये बलवान होंगे गोचर में दशांतर दशा में, और जहां अग्नि तत्व से संबंध करेंगे तो आपको पित्त की बीमारी दे देंगे, जहां ये वायु तत्व के साथ आएंगे तो आपको वायु तत्व की वो दे देंगे, वात की दे देंगे, और जहां इनका ठंडे से संबंध हो गया वहां कफ दे देंगे। तो आदमी अक्सर बीमार रहना शुरू हो जाता है, कि वो तीनों प्राप्त करने हैं उसको। और जो निरोगता का कारक सूर्य है, जो वो उतना फल नहीं दे पाता। अब चौथी राशि की बात करता हूं। चौथी राशि, अब चौथी राशि जो है वो चंद्रमा की है। तो बाकी राशियों के भी आप जो स्वामी है तदनुसार भी उन फलों को भी आपको देखना है थोड़ा सा। साथ ही आप चौथी राशि, अभी चौथी राशि है, ये चर राशि है, ये अच्छी बात, लेकिन जल तत्व है। अब अग्नि को जल में डालोगे क्या होगा? सबसे पहले तो संतानोत्पत्ति में बाधा होगी, है। आदमी का जो जुनून, जो उत्साह, जो उसके अंदर गर्मी शक्ति है, वो डिफ्यूज हो जाएगी। लेकिन वही व्यक्ति अगर ब्राह्मण कार्य में लग जाए, वही कार्य व्यक्ति अगर आध्यात्म में लग जाए, यानी दीन दुनिया को छोड़कर वह व्यक्ति सतोगुणी होकर ब्राह्मण राशि में जाकर और सतोगुणी हो जाएगा, और बलवान हो जाएगा उस मार्ग पे। लेकिन जो हमारा जो जीवन है उसमें तो वो उत्तम नहीं रहा, तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। ऐसा व्यक्ति बहुत कूल रहता है ना। अब जैसे यहाँ पे उसको हमेशा किसकी प्रवृत्ति हो जाएगी? वो हमेशा कफ प्रधान रहेगा, कफ राशि है, ब्राह्मणत्व का प्रभाव रहेगा, अच्छा है, ये बहुत बढ़िया बात है ना। लेकिन यहाँ पे लालसाएं बहुत बढ़ जाती है, सूर्य की लालसाएं बहुत बढ़ जाती है ना, क्योंकि वो वैसे अगर आप देखो तो चंद्रमा जो है ना उसकी रानी है, तो वो रानी के घर में आकर फिर अपने ऊपर ही केंद्रित हो जाते हैं, समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार हमको हर ग्रह का किस भाव में, किस राशि में क्या कारकत्व को वो उत्पन्न करेगा, ये हमको पता होना चाहिए। इस प्रकार हमको एक एक चीज का एनालिसिस करना पड़ेगा। देखिए, ये 9 ग्रह हैं, 12 राशियां और 12 भाव। अगर मैं ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन एक एक बताने लगा तो अगले 1 साल तक क्लास ही खत्म नहीं होगी। अगला 1 साल तक क्लास यही चीज चलेगी। तो इसके कितने कॉम्बिनेशन आपको हर कुंडली में अलग मिलेगा। और फिर अभी तो नक्षत्रों पे और जाना है मेरे को, तो नक्षत्रों के भी आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको क्या मूल बता रहा हूं। अब इसमें विवेक आपको लगाना है अपना, आपको अपनी बुद्धि लगानी है कि जितने भी राशियों के मैंने कारकत्व बताए, कि शीर्षोदय है कि पृष्ठोदय है, कि वो दिवाबली है कि रात्रि बली है। अब जो शीर्षोदय राशि है वो दिवाबली होती है ना। अब जब मान लीजिए सिंह का सूर्य है, सिंह का सूर्य है, तो ये व्यक्ति दिन में बहुत बलवान होगा। सुबह के टाइम पे जब सूर्योदय होता होगा तो इसकी स्थिति बहुत ताकतवर होती होगी। सूर्योदय इसके लिए हमेशा लाभदायक रहेगा, क्योंकि पहला भाव है, तो आपकी लगन का पहला, यानी सूर्योदय से लेकर 2 घंटे तक आप व्यक्ति है ना राजा होता है ना। सिंह राशि है, शीर्षोदय राशि है, सुबह के सारे दिन उसकी बलता रहेगी, वो बलवान रहेगा। इस प्रकार पृष्ठोदय राशि में वो थोड़ा कमजोर हो जाएगा, पापत्व बढ़ जाएगा उसका, है ना। तो इस तरह से शीर्षोदय है, पृष्ठोदय है, कफवात पित्त में क्या है, चर है, स्थिर है, द्वार है, बाह्य है, धातु है, मूल है। अब जैसे 1, 5, 9 ये धातु है, तो लगन में बैठा हुआ सूर्य अगर 1, 5, 9 राशि का है तो धातुओं से बहुत लाभ देगा, है ना। तो ये सब चीजें, तो वो मैंने आपको जो राशियों के भावों के कारकत्व बताया ना, वो आपको पूरे याद होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति का आप जब व्यक्तिगत एनालिसिस करोगे तो आप तुरंत उसके स्ट्रक्चर पे पहुंचोगे कि यार सूर्य लगन में बैठा तो उसका चेहरा है ना चौकोर होगा, बाल कम होंगे, आंखें है ना शहद समान भूरी होंगी, है ना। आंख नेत्र ज्योति कमजोर हो सकती है क्योंकि अग्नि की मात्रा है। रंग इसका तांबे के कलर जैसा होगा। स्ट्रेचर जो इसका जो बॉडी का जो वो है 5, 8, 5, 10 के आसपास इसकी हाइट होगी अगर पुरुष है तो, है ना।
शारीरिक गठन मजबूत होगा, जल्दी से गुस्सा आता होगा, बाल कम होंगे, है ना। ये सब चीजें आपको तुरंत पता चलनी चाहिए। उसको फिर आप राशि में और फिर भाव में, उनमें और जोड़ दो। अब पहला भाव इन चीजों को बताता है, तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। उसके सुख दुख की मात्रा क्या होगी, किस जवानी, किस उम्र में वो पाएगा उस चीज को, किस उम्र में जाकर उसका प्रभाव और बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए यही ये सूर्यदेव मान लीजिए गुरु की राशियों में बैठे हुए हैं, तो 16 साल की उम्र में वो व्यक्ति है ना उन्नति करने लग जाएगा। और वही अगर शनि की राशि में बैठे हुए हैं, तो वो 36 साल बाद जाके उन्नति करेगा। और अगर राहु के साथ बैठ गए, तो फिर वो 40 साल बाद उसके अंदर विकास होता है ना। शनि का अगर लगन लगने से या सूर्य से संबंध हो जाता है, तो व्यक्ति जीवन के उत्तरार्ध में जाके सत्वगुण चीजों को और गहराइयों को, समझदारी को प्राप्त होता है। सीधी सी बात है, समझदारी को प्राप्त होता है। तो मैं, देखिए, आप मेरी बात समझ रहे होंगे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ग्रह, वो भाव और वो राशि, तीनों के कारकत्वों को सिंक्रोनाइज करना है आपको। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके बल और बलहीन होने पे या उनके पापत्व और शुभत्व पे क्या असर होगा। मैं अभी शुभ मान की बात कर रहा हूं या न्यूट्रल मान की बात कर रहा हूं, है ना। मैंने आपको वो भी बताया कि ग्रह पापी है या शुभ है, और उसके बाद ये भी बताया कि बलहीन है या बलवान है। तो वो भी मैं लागू करूंगा, वो भी मैं लागू करके बताऊंगा, राइट। अब मैं इससे अगले भाव पे आ जाता हूं। अब इसमें जो बाकी राशियां हैं, छठी राशि है, वो उसी प्रकार से आप जैसे मैंने करा उसी प्रकार से पकड़ोगे, ठीक है ना। ऐसे सारी राशियों का आप विवेचन करोगे। अब जैसे मीन का गुरु है किसी के लगन में, मीन का सूर्य अगर लगन में है, तो ब्राह्मण है, गुरु की राशि है, तो वैसे उसका स्वामी भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त है, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में बहुत ऊंचाई पे जाता है, वो व्यक्ति ज्ञान को अर्जन करता है, उसकी आत्मबल उसका आत्मा हमेशा है ना एक्सेलमेंट में लगी रहेगी। 12वां भाव मीन राशि जो है ना 12वें भाव को इंडिकेट करती है काल की, जहां वो व्यक्ति मोक्ष के लिए कार्य करता है। तो लगन में अगर मीन का सूर्य किसी के, तो वो व्यक्ति हमेशा अपने हर कार्य का विवेचन करके ये विचार करेगा कि मेरे से कोई गलती नहीं हो जाए, मेरा ये जन्म भी अच्छा हो और मेरा अगला जन्म भी अच्छा हो। वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होगा, है ना, हर सब उदार होगा, दयालु होगा, है ना। वहां उसका गुस्सा कम हो जाएगा क्योंकि वो जल तत्व राशि है, वहां उसमें गहराई आ जाएगी। हर चीज को एक बहुत ही व्यवस्थित ढंग से निभाएगा वो, मतलब भौतिक जीवन को, नौकरी की लाइफ को भी। अब शनि है, शनि की राशि में अगर सूर्य बैठे हैं, तो वो व्यक्ति का हमेशा इंक्लाइनेशन देगा यार मैं तो नौकरी कर लूं। अगर शनि की राशि में सूर्य लगन में बैठे हैं, तो वो व्यक्ति हमेशा नौकरी की तरफ जाएगा, है ना। वो राजा की नौकरी करना ही चाहेगा, यानी वो उसका प्रवृत्ति क्या रहेगी कि वो व्यापार व्यवसाय में नहीं जाएगा, वो नौकरी की तरफ जाने चाहेगा, सेवा करना चाहेगा, है ना, जन सेवा करना चाहेगा। अब साथ ही शनि को क्या कहा गया है, शनि जो है ना वो भीख मांगने वाला काम भी शनि क्षेत्र में कहा गया है। तो शनि अगर सूर्य बलवान होकर लगन में बैठे हुए हैं शनि की राशि में, तो वो अन्य तरीके से भीख मांगता है, कमजोर होकर बैठे होंगे तो अन्य तरीके से भीख मांगता है, तो वो प्रवृत्ति वैसी आ जाती है। मैं आपको समझा रहा हूँ बात, है ना। बुध की राशियों में है तो वो बहुत ज्यादा एनालिटिकल हो जाएगा, बहुत ज्यादा विवेचन करेगा, कभी कभी उसमें लड़कपन आ जाता है जो थोड़ा लेकिन बुद्धिमान बनाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हम ज्योतिषी हैं तो हम पहचानेंगे कि वो बुद्धिमान बन रहा है, एनालिसिस की तरफ ज्यादा जा रहा है, तो उसको कंट्रोल करके उसको, और उसमें जो बचपन आ रहा है उसको हम रोकेंगे, उसके अंदर डेप्थ लाएंगे, उसको समझाएंगे कि भाई आप है ना ऐसी चीजें ना करें, ये चीजें करें, है ना। तो आप, मैं समझ रहा हूँ मेरी बात को आप शायद फॉलो कर रहे हैं। क्या मैं बात कर सकता हूँ 2 मिनट?